बिहार ड्रग इंस्पेक्टर का जो एप्लीकेशन का विंडो है वो वापस से ओपन हुआ है। हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ देवेंद्र प्रताप सिंह एंड आई एम अ ड्रग्स इंस्पेक्टर एंड मेडिकल डिवाइसेस ऑफिसर अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो आज हम बात करने वाले हैं कुछ दो चार टॉपिक्स के ऊपर और कुछ क्वेश्चंस जो मुझे मिले हैं मेरे लास्ट वीडियो के ऊपर, उसके बारे में मैं थोड़ा बात करूंगा। तो मैं आपसे सबसे पहले जो इन्फॉर्मेशन है वो मैं जो डिस्कस करना चाहता हूँ वो है बिहार ड्रग्स इंस्पेक्टर का एप्लीकेशन का विंडो। बिहार ड्रग्स इंस्पेक्टर का एप्लीकेशन का जो एडवर्टाइजमेंट है वो ऑलमोस्ट 6-7 महीने पहले आया था, जिसमें आई गेस बहुत सारे लोगों ने अप्लाई किया था। 55 पोस्ट थे वो एडवर्टाइजमेंट, और उससे रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन वीडियो के लास्ट में मैं ये जो लास्ट मैंने बिहार ड्रग्स इंस्पेक्टर का जो वीडियो बनाया था मैं उसका लिंक डाल दूंगा, उसको आप देख लीजिएगा। सारा डिटेल उसके अंदर है, पूरा डिटेल सिलेबस, एग्जाम कैसे है, क्या है, वो सारा डिटेल मैंने उस वीडियो के अंदर कवर कर लिया था। तो ये विंडो वापस से खुली है जस्ट बिकॉज ऑफ कुछ लोगों ने वहाँ कोर्ट में केस किया था। कोर्ट में केस करने की वजह से वो एप्लीकेशन का विंडो है वो वापस से खुला है। 24 तारीख को वो खुला था और 30th को जो इस महीने का जो 30th है उस तक वो विंडो क्लोज हो जाएगा। टाइम बहुत कम है, तो जो लोगों के पास शेड्यूल C1 का एक्सपीरियंस है 18 महीने का, वो जाएं और अभी फटाफट अभी इसमें अप्लाई कर दें। 1-2 दिन का टाइम है, तो ये टाइम शायद वापस ना मिले, तो जाके फटाफट अप्लाई कर दीजिए। सारी की सारी कंडीशंस हैं वो सब नॉर्मल रहने वाली हैं, जैसा उस एडवर्टाइजमेंट में था। कुछ और चेंजेस नहीं हुए हैं। ऐसा कुछ नहीं है जिनके पास एक्सपीरियंस नहीं है वो अप्लाई कर सकते हैं। एक्चुअली वहाँ फीस पे करना पड़ता है, उसके बाद ही आप आगे बढ़ पाएंगे, और अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है वो आपका एप्लीकेशन सबमिट नहीं करेगा। और जो बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन से अपडेट आया है, मैं उसका जो नोटिस है वो यहाँ लिंक में डाल दूंगा, उसको आप पढ़ लीजिएगा। उसमें साफ लिखा हुआ है, उसमें ऐसा कुछ एग्जामिशन नहीं दिया है कि जिसके पास एक्सपीरियंस नहीं है वो अप्लाई कर सकता है। तो एक्सपीरियंस इज स्टिल मैंडेटरी, तो जिसके पास एक्सपीरियंस है वही उसमें अप्लाई कर सकता है। तो आप देख के इसको थॉरोली पढ़ के अपना टाइम रहते हुए अप्लाई कर दीजिए, जिसके पास भी शेड्यूल C1 का एक्सपीरियंस है 18 महीने का। तो पहली पॉइंट तो ये यहाँ पे कवर हो जाती है। दूसरा पॉइंट जो मैं आपसे गुजारिश करना चाहूँगा, रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, वीडियो को आप पूरा देखा कीजिए, और पूरा देखने के साथ साथ पूरा ना भी देखा करो, उसका स्पीड बढ़ा लिया करो। और दूसरा जो चीज़ मैं यहाँ पर आंसर कर देता हूँ, प्लीज़ उसके बारे में बार बार सवाल मत पूछा करिए। मेरे को नहीं होता है कि मैं उसके जवाब कैसे दूँ, थोड़ा टाइप करने का भी नहीं इतना हो पाता है स्केड्यूल की वजह से, आप समझ सकते हो। आई होप यू गाइज ऑल अंडरस्टैंड माई प्रॉब्लम। तो प्लीज़ आप वीडियो को पूरा देखा कीजिए। मैंने बहुत सारी चीज़ें पहले से ही एड्रेस की हुई होती हैं, और जॉब प्लेलिस्ट करके, जॉब गाइडेंस करके मेरा एक प्लेलिस्ट है इसके अंदर, चैनल के अंदर, जिसके अंदर मैंने बहुत सारे कंटेंट इसके अंदर अपलोड किया हुआ है रिगार्डिंग ड्रग्स इंस्पेक्टर, ड्रग एनालिस्ट, मेडिकल कोडर, फार्मेसी का लाइसेंस के रिगार्डिंग काफ़ी सारे मैंने वीडियोस यहाँ पर पोस्ट किए हुए हैं, जिसमें मैंने काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन दी हुई है। अगर आप उन वीडियोस को थॉरोली देखेंगे, ढंग से देखेंगे, तो आपको काफ़ी सारे डाउट्स पहले ही क्लियर हो जाएंगे। लेकिन हमारे इंडियंस की प्रॉब्लम क्या होती है, वो देखते नहीं है, उससे पहले सवाल पूछ लेते हैं। उनको ऐसा लगता है कि यहाँ वीडियो के ऊपर कमेंट कर देंगे तो सर मैं पूरा ही आपको एक्सप्लेन कर दूंगा वहाँ लिखकर। मेरे लिए लिटरली पॉसिबल नहीं है कि मैं एक कमेंट का प्रॉपरली जवाब दूँ, बट आई ट्राई माई लेवल बेस्ट कि मैं सबको आंसर कर पाऊँ, सबके मैसेजेस का रिप्लाई कर पाऊँ। जितना टाइम मैं स्पेयर कर पाता हूँ मैं कोशिश करता हूँ कि वो मैं आपके संग शेयर कर पाऊँ इन्फॉर्मेशन, जितनी आपके लिए वो आपकी हेल्प, जितनी इन्फॉर्मेशन जो मैं आपको दे सकूँ अब वो आपके लिए लिटरली हेल्पफुल हो। तो मैं कोशिश पूरी करता हूँ अपने टाइम में से मैनेज करने का, जैसे आओ कि ये सारी इन्फॉर्मेशन आप तक सही वक्त पर डिलीवर हो जाए। तो प्लीज़ आप वीडियो को पूरा देखा कीजिए और वीडियो को लाइक कर दिया कीजिए। यूट्यूब का कोई ये एल्गोरिदम का कोई लोचा है, मुझे नहीं पता क्या है, जब आप उसको लाइक करते हैं तो वो वीडियो आगे रिकमेंड होता है और फार्मेसी के लोगों के पास। तो ये एक्चुअली कम्युनिटी अपनी मेजरली फार्मेसी के स्टूडेंट से रिलेटेड है। मैं अपने चैनल पर और कुछ ऐसा कंटेंट अपलोड नहीं करता हूँ जो अपार्ट ऑफ दैट इन चीज़ों से अलग होता है। तो प्लीज़ आप उन वीडियोस को लाइक कर दिया कीजिए। मैं लाइक वाइक के लिए मांगता नहीं हूँ, लेकिन लोगों को हेल्प हो जाएगी, क्योंकि बाद में जो रिटर्न ऑडियंस आती है मेरे पास, अब वो सेम सवाल पूछती है, तो दैट मेक्स मी ट्रबलसम। और मुझे अच्छा नहीं लगता अगर मैं किसी के सवाल का जवाब ना दे पाऊँ, मुझे लिटरली बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। अगर कोई मुझसे कुछ पूछ रहा है और मुझे उसकी इन्फॉर्मेशन है तो मेरे लिटरली अंदर से होता है कि मैं इसका आंसर दे दूँ, पर कई बार क्वेश्चन ऐसा होता है कि मैं 4 शब्दों में नहीं बता सकता, और उसके रिगार्डिंग मैं पहले ही कंटेंट अपलोड कर चुका हूं। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये चीज़ एड्रेस हो जाए। तो आप वीडियो को लाइक करेंगे तो एटलीस्ट ज़रूरतमंद लोगों तक वीडियो पहुंचेगा और वो ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखेंगे और कम से कम उनके डाउट्स क्लियर होंगे, तो दैट विल बी वेरी हेल्पफुल। तो अब हम कवर करेंगे वीडियो पे जो कमेंट्स आए थे, उनको कमेंट्स में क्या क्या लोग पूछना चाहते हैं और मैं क्या उनका आंसर दे सकता हूँ वो हम देखेंगे। तो जो पहला कमेंट है, इनका नाम नहीं लिखा हुआ है, दिन की शुरुआत आपके वीडियो से हुई, मज़ा आ गया, थैंक यू सो मच। अगर मेरे वीडियोज़ आपकी लाइफ में कुछ भी वैल्यू एडिशन करते हैं, आई एम रियली ग्रेटफुल, आई एम रियली वेरी थैंकफुल फॉर दैट कि आपकी लाइफ में ये कुछ एक वैल्यू एडिशन कर रहा है। और यही मेरा पर्पस है यहाँ यूट्यूब पे वीडियोस बनाने का और आपसे बात करने का, और समझ रहे होगे आप। तो अगला एक कमेंट है बालाकृष्ण शर्मा जी का, सर यू आर इंस्पिरेशन ऑफ फार्मेसी स्टूडेंट, सर आई एम हम्बली रिक्वेस्ट यू पोस्ट कंटिन्यूअस सच काइंड ऑफ वीडियो, गिव सम टाइम फॉर फार्मेसी स्टूडेंट टू योर बिजी स्केड्यूल, थैंक्स अ लॉट। आई एम ट्राइंग माई लेवल बेस्ट
बालकृष्ण जी, मैं बहुत कोशिश करता हूं कि जितना समय मैं निकाल सकूं वीडियोस बनाने के लिए और आपसे इन्फॉर्मेशन शेयर करने के लिए या आपसे बात करने के लिए एटलीस्ट मैं पूरी कोशिश करता हूं कि आप लोगों से बात कर सकूं और ज़्यादा से ज़्यादा आपके लाइफ में वैल्यू ऐड कर सकूं। और आई होप मैं वो करने में थोड़ा भी अगर सफल हो रहा हूं तो मुझे इस बात की बड़ी खुशी होगी कि मैं लोगों के अंदर मोटिवेशन टाइप की कोई चीज़ एटलीस्ट जनरेट कर पा रहा हूं। तो दैट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर मी एंड दैट इज़ रियली इंस्पायरिंग फॉर मी कि मैं लोगों को उनके लाइफ में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रहा हूं। तो अब अगला कमेंट हम पढ़ेंगे। हेलो सर, ये यश ठक्कर जी का है कमेंट। हेलो सर, कैन यू प्लीज गाइड मी रिगार्डिंग एक्सपीरियंस इन ड्रग्स इंस्पेक्टर एग्जाम। देखिए, ये कमेंट जैसे मेरे पास आया कि एक्सपीरियंस इन ड्रग्स इंस्पेक्टर एग्जाम, इसके रिगार्डिंग मैंने पूरे कई सारे वीडियोस डाले हुए हैं। आप प्लीज चैनल की प्लेलिस्ट पे जाइए। ड्रग्स इंस्पेक्टर एक्सपीरियंस को रिगार्डिंग मैंने बहुत सारे वीडियोस अपलोड किए हुए हैं। तो अब लेकिन एक्सपीरियंस के रिगार्डिंग मैं आपसे एक बात करता हूँ। कई सारे स्टेट्स हैं ऐसे हमारे इंडिया के अंदर जो इसके ऊपर सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं। जैसे महाराष्ट्र एफडीए हो गया, जैसे दिल्ली का एफडीए हो गया, राजस्थान का एफडीए हो गया, यूपी का एफडीए हो गया। ये काफ़ी सारे एफडीए हैं जो ये इस बारे में विचार विमर्श कर रहे हैं कि एक्सपीरियंस जो हम मांगते हैं 18 मंथ्स का शेड्यूल C-C1 के रिगार्डिंग, तो उसको हटा दिया जाए, ऐसा उनकी धारणा है और डिस्कशन चल रहा है। सेंट्रल गवर्नमेंट में भी ये डिस्कशन चल रहा है और आई गेस जो आने वाला रिक्रूटमेंट आएगा 2024 में, आई गेस उसमें ये एक्सपीरियंस ना मांगे। तो मैं अभी से श्योर नहीं कर सकता कि आने वाले टाइम में कहाँ कहाँ पर ये एक्सपीरियंस मांगा जाएगा और कहाँ कहाँ पर एक्सपीरियंस नहीं मांगा जाएगा। इसलिए मैं आपसे ये बोलता हूँ कि बी फार्म करने के बाद अगर आपको मास्टर्स नहीं करनी है, फर्स्ट गेट अ जॉब। आप ये एक्सपीरियंस को लीजिए, शेड्यूल C-C1 के रिगार्डिंग आप एक्सपीरियंस को लीजिए। शेड्यूल C-C1 आपके ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट में दिया हुआ है, उसको खोल के पढ़िए। आप बार बार पूछते हैं कि शेड्यूल C-C1 में क्या है, इसके रिगार्डिंग भी मैंने वीडियो प्लेलिस्ट पर डाला हुआ है। आप वीडियो के चैनल के प्लेलिस्ट पर जाइए, शेड्यूल C-C1 के अंदर क्या आता है आपको मिल जाएगा। मैं वो वीडियो का भी लिंक इसमें डाल दूंगा, उसको आप सुनेंगे तो आपको काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। अब मैं एक ही इन्फॉर्मेशन को बार बार एक अलग अलग टाइप के वीडियोस में डालूंगा तो दैट विल बी नॉट गुड। मैं सारी इन्फॉर्मेशन पहले ही दे चुका हूँ कि शेड्यूल C-C1 में क्या होता है और एक्सपीरियंस के लिए आपको क्या करना है। उस तरीके की कंसर्न इंडस्ट्री को ज्वाइन कीजिए। ज्वाइन करने के लिए आपको पता है, जाके जितने भी इंडस्ट्री हैं जो शेड्यूल C-C1 के मॉलिक्यूल्स बनाते हैं या ड्रग प्रोडक्ट बनाते हैं, वहाँ आप अपना रिज्यूम डालिए, जाइए, अपने जूते चप्पल घिसिए। बहुत इतना आसान नहीं होता, ये टेक अ लॉट ऑफ एफर्ट। जो लोग शेड्यूल C-C1 के किसी भी कंपनी में काम कर रहे हैं जस्ट बिकॉज फॉर द सेक ऑफ एक्सपीरियंस, आप उनसे पूछिएगा कि उनकी लाइफ की जर्नी कितनी टफ रहती है। ये ऑल दो मेरी भी लाइफ की जर्नी में ऐसे ही पड़ाव आए थे कि हाँ कि जॉब के लिए बहुत ज़्यादा दिक्कतें होती हैं। लकीली टाइम रहते रहते मैं सेलेक्ट हो गया ड्रग्स एनालिस्ट में, तो लाइफ बिकम लिटिल बिट ईजियर। बट मैंने जब वो जॉब ज्वाइन किया था, मेरे पास उससे अच्छी कंपनी का ऑफर था। मैं जॉनसन एंड जॉनसन में जाने वाला था, लेकिन वहाँ मेरी सैलरी जहाँ मैंने ज्वाइन किया था उससे डबल थी। लेकिन ऑल दो आई हैव ज्वाइंड एज अ ड्रग्स एनालिस्ट बिकॉज हमारी इंडियन मेंटालिटी ये कहती है कि नहीं, गवर्नमेंट जॉब में पीस होता है, ये होता है। ऑल दो वहाँ पर पीस था भी, लेकिन हमको आगे बढ़ना है तो मेहनत करते रहनी पड़ेगी। तो आप भी थोड़ा मेहनत कीजिए, फिगर आउट कीजिए कि कहाँ कहाँ पर शेड्यूल C-C1 से रिलेटेड इंडस्ट्री हैं। जाइए, अपना रिज्यूम सबमिट कीजिए, वैकेंसी देखिए कहाँ कहाँ पर है। हिमाचल में बेशुमार कंपनियाँ हैं, ऋषिकेश में बेशुमार कंपनियां हैं, महाराष्ट्र में बेशुमार कंपनियां हैं, इवन अहमदाबाद गुजरात में बेशुमार कंपनियां हैं। जाइए, अप्लाई कीजिए, ऑनलाइन अप्लाई कीजिए और जहां फिजिकली जैसा पॉसिबल है आपके पास जाइए, वहां पर अपने रिज्यूम दीजिए, कोशिश कीजिए, रिक्वेस्ट कीजिए कि हमारा इंटरव्यू हो। मेहनत आपको करना पड़ेगा इस चीज़ के लिए, बहुत मेहनत लगती है। जाके एक्सपीरियंस लीजिए 18 मंथ्स का, वो आपके लिए आगे बहुत यूजफुल होने वाला है। आप किसी भी स्टेट में जहां भी वैकेंसी निकलेगी आप सब जगह अप्लाई कर सकते हैं। इट्स नॉट अप टू कि जहां आपको सिर्फ एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट नहीं है आप वहीं अप्लाई करने वाले हैं। अगर आपके पास शेड्यूल C-C1 का एक्सपीरियंस रहेगा तो आप कहीं भी अप्लाई कर सकते हैं। दैट इज़ वेरी बेनिफिशियल फॉर यू और आपको वो लाइफ में हमेशा मदद करने वाला है। और अगर आप बी फार्म के बाद एम फार्म करना चाहते हैं, आप अपनी MS करना चाहते हैं, तो डेफिनेटली गो फॉर इट। आप MS के बाद एक अच्छा जॉब ज्वाइन कीजिए और आपको C-C1 से रिलेटेड एक्सपीरियंस वहाँ भी हो जाएगा। उसके बाद कभी कोई वैकेंसी आती है तो देन यू विल हैव एन एक्सपीरियंस एंड देन यू विल हैव अ हायर एजुकेशन, जो आपको आगे भी हेल्प करने वाली है आपके प्रमोशन के स्केल पर। बिकॉज आप ड्रग्स इंस्पेक्टर बनते हैं, आपको उसके बाद या असिस्टेंट कमिश्नर या असिस्टेंट ड्रग कंट्रोलर बनना है तो आपको मास्टर्स होना इज मैंडेटरी। उसके बाद डेप्यूटी ड्रग कंट्रोलर, लकीली अगर आपको ऑप्शन मिलता है। तो इन सब चीज़ों के लिए आपको हायर एजुकेशन चाहिए ही चाहिए। ऐसा नहीं है कि बी फार्म करने के बाद आपका सॉर्टेड हो गया। इसलिए काफ़ी सारे लोग आफ्टर बिकमिंग एन ड्रग्स इंस्पेक्टर अपनी मास्टर्स को कर रहे हैं। तो आपके लिए मैं बता दूं कि 18 मंथ्स का एक्सपीरियंस कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़रूरत है पड़ेगी। और इन माय ओपिनियन एज वेल, ड्रग्स इंस्पेक्टर की जो जॉब है, द नेचर ऑफ द वर्क इज लाइक दैट कि अनएक्सपीरियंस लोगों को मेरे हिसाब से नहीं लेना चाहिए। बिकॉज द नेचर ऑफ वर्क इज़ वेरी क्रिटिकल। अनलेस यू डोंट हैव एनी एक्सपीरियंस कि हाउ यू हैव टू टेक केयर अबाउट द वर्क, देन यू विल नॉट एबल टू डू एनीथिंग इन द फील्ड बिकॉज दिस नेचर ऑफ द वर्क इज़ वेरी सेंसिटिव।
और मैं इस बात से मतलब अच्छे से रूबरू हूँ कि हमारी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन फार्मेसी की क्या है, हम कॉलेजेस में क्या करते हैं। अच्छे कॉलेजेस की तो मैं जानता हूँ कि क्या है क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, लेकिन अ लॉट ऑफ फार्मेसी इंस्टीट्यूट्स आर राइट नाउ ओपनिंग एंड ओपन इन इंडिया, एंड द लेवल ऑफ एजुकेशन आई नो वेरी वेल कि वो आपको क्या सिखाते हैं, क्या पढ़ाते हैं। एक बी फार्म करने वाला बच्चा फाइनल ईयर तक करके चला जाता है, उसको एचपीएलसी पे ढंग से काम करना नहीं आता है, एक बेसिक प्रिंसिपल्स नहीं पता होते हैं कि इंस्ट्रूमेंट को कैसे ऑपरेट करना है। तो अगर आपको ड्रग्स इंस्पेक्टर का काम करना है, आपको फील्ड में चीज़ों को इन्वेस्टिगेट करना है, वैल्यूएट करना है, उसके लिए आपको एक्सपीरियंस लगेगा। तो इन माय ओपिनियन एज वेल, एक्सपीरियंस इज वेरी मच मैंडेटरी, वेरी मच एसेंशियल, नॉट मैंडेटरी। आई एम नॉट द अथॉरिटी हु टू डिसाइड कि वेदर इट्स मैंडेटरी और नॉट, बट इट्स माय सॉर्ट ऑफ ओपिनियन कि हाँ, एक्सपीरियंस होना बहुत ज़रूरी है। विदाउट एक्सपीरियंस ये जॉब करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, फिर फील्ड में आपको बहुत तकलीफ और बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। इसलिए एक्सपीरियंस इन माय ओपिनियन इज़ वेरी एसेंशियल, और डेफिनेटली आप इस एक्सपीरियंस को लीजिए। सब लेते हैं, आप भी लीजिए। अगर आप लेंगे तो आपके लिए बहुत बेनिफिट होने वाला है। तो हम आगे बढ़ते हैं अगले कमेंट के पास। सर, रिसेंटली आई हैव क्वालिफाइड एमपीएससी असिस्टेंट कमिश्नर ड्रग्स, एमपीएससी असिस्टेंट केमिकल एनालाइजर, फॉरेंसिक डिपार्टमेंट। ओके, ये मैंने इनको शायद रिप्लाई किया था। ये एक भाई हमारे विशाल परिधि, ये अभी शायद नाइपर में एज अ साइंटिस्ट ज्वाइन कर रखे हैं। सेम ग्रेड पे ऑफ जो आपकी ड्रग्स इंस्पेक्टर की सैलरी होती है, उसी पर ये काम कर रहे हैं, लेकिन इनके पास अभी एक्सपीरियंस नहीं है। आई एम हैविंग ओनली 3.7 मंथ्स एक्सपीरियंस, सो विल दे कॉल मी फॉर एन इंटरव्यू और नॉट। ये भाई हमारे महाराष्ट्र में जो असिस्टेंट कमिश्नर का एग्जाम हुआ था, उसमें इन्होंने रिटर्न निकाल दिया है इनके पास, लेकिन एक्सपीरियंस पूरा नहीं है। तो ये मुझसे पूछ रहे हैं कि क्या मुझे वहाँ बुलाया जाएगा। तो मुझे सुन के बड़ा अच्छा लगता है कि कोई मेरी जो ऑडियंस है उसमें मेरे जो जानने वाले लोग हैं वो सिलेक्ट हो रहे हैं, और अनलकीली इनके पास एक्सपीरियंस पूरा नहीं है। तो मुझे कहते हुए बड़ा अफसोस हो रहा है। मुझे लगता नहीं है कि वो आपको इंटरव्यू के लिए कॉल करेंगे, बिकॉज दिस पार्ट ऑफ एक्सपीरियंस इज लिटरली वेरी मच इंपॉर्टेंट। बट इफ दे विल कॉल यू फॉर एन इंटरव्यू, तो यू डेफिनेटली गो फॉर इट। आप पूरी तैयारी से जाएं, और अभी से आप तैयारी करके रखें। महाराष्ट्र के बारे में अच्छी थॉरो इन्फॉर्मेशन पढ़ के रखना। महाराष्ट्र की जीएस और महाराष्ट्र एफडीए बहुत एक्टिव है। महाराष्ट्र एफडीए ने अपने स्टेट में क्या क्या अचीवमेंट हासिल किए हैं ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट को लेकर, और क्या क्या उनके प्रोसिक्यूशन से रिलेटेड मैटर हैं जो बहुत हाईलाइटेड हुए हैं, क्योंकि महाराष्ट्र एफडीए इज वन ऑफ द मोस्ट एक्टिव स्टेट एफडीए इन इंडिया। तो महाराष्ट्र की जियोग्राफिकल आप चीज़ें पढ़ लीजिएगा, महाराष्ट्र का करंट अफेयर्स आप पढ़ लीजिएगा, महाराष्ट्र का ये सारा कुछ आप पढ़ लीजिएगा, बिकॉज इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इंटरव्यू के लिए कॉल आता है, अभी नहीं आता, डजेंट मैटर, बट यू शुड प्रिपेयर योरसेल्फ कि वेदर इफ इट इज कम टू यू देन यू विल बी रेडी फॉर इट। ओके ना, तो ये आप ध्यान रखिएगा, ये सारी चीज़ें आप प्रिपेयर करके रखिएगा, इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। तो अगला हम कमेंट पढ़ेंगे, अंजलि मिश्रा जी हैं। Hello sir, you are doing a great job. One question from my side. I am a M.Pharm from pharmaceutics. Can I be eligible for DI? As most of the notification they say masters in pharmacology. They'll say master in pharmacology. वो इसलिए बोलते हैं क्योंकि अगर कोई MSc in pharmacology भी है, she is also eligible for applying for the post of drugs inspector. अगर आप ग्रेजुएट हैं, नॉर्मल बी फार्म है, तब भी आप एलिजिबल हैं, अगर वहाँ एक्सपीरियंस मैंडेटरी नहीं है। और अगर आप फार्म डी हैं तब भी आप एलिजिबल हैं, बिकॉज फार्म डी एज पर एआईसीटी इज ऑलमोस्ट इक्वलेंट टू बी फार्म, और उसके हायर भी इक्वलेंट रहती है, तो आप वहाँ भी अप्लाई कर सकते हैं। बस अगर वहाँ पे शेड्यूल CC1 का एक्सपीरियंस मांगा है तो आपके पास वो होना चाहिए, तो आप अप्लाई कर सकते हैं, नहीं है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। जैसे कि बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन में एक्सपीरियंस इज मैंडेटरी, तो अनलेस यू हैव एन एक्सपीरियंस यू कैन नॉट अप्लाई। आपके पास होना चाहिए एक्सपीरियंस, जब तक नहीं है आपके पास एक्सपीरियंस आप अप्लाई नहीं कर सकते। तो अब आगे बढ़ते हैं हम। गौतम प्रदीप जी का ये कमेंट है, सर आई एम वर्किंग इन OSD प्लांट मैन्युफैक्चरिंग एंटीबायोटिक्स लाइक निस्टैटिन, इज दिस एक्सपीरियंस कमिंग अंडर शेड्यूल CC1, प्लीज गाइड मी, थैंक यू। तो गौतम जी, अगर आप वहां पर एंटीबायोटिक्स कोई बना रहे हैं एंड इट इज फॉर पेरेंटल एडमिनिस्ट्रेशन, देन यू विल डेफिनेटली एलिजिबल एंड योर एक्सपीरियंस विल बी डेफिनेटली कम्स अंडर द शेड्यूल CC1। एंड ऑल्दो अगर ये आप ओरल भी बना रहे हैं ना, तो आप मेरी गाइडेंस लीजिएगा। आपको मैं कहूँगा कि जब भी आप अपना एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आप वहाँ से इंडस्ट्री से इशू कराएं, उनसे रिक्वेस्ट करके बोलिएगा कि वो इसमें शेड्यूल CC1 का रिमार्क डाल दें। अगर वो उन्होंने डाल भी दिया ना, तो दैट इज़ क्वाइट इनफ। रिक्वेस्ट कीजिए, अपने लिंकअप्स बनाइए अपनी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में इस चीज़ को रखकर कि कभी आपको नीड पड़ती है इस चीज़ की, तो आप बोल सकें कि सर मेरा शेड्यूल CC1 के हिसाब से इसमें एक लाइन डाल दीजिए। अगर एक लाइन भी डल गई तो दैट विल बी गुड। अब अगला कमेंट लेंगे। So please give an idea job profile of assistant drug inspector. How much time SSC will take in joining after final result? Final result will be declared on 8/5/2023. What will be the next? ये कोई एग्जाम का रिजल्ट आया था 8/5/2023 के अंदर असिस्टेंट ड्रग्स इंस्पेक्टर का बाय द SSC। तो ये पूछ रहे हैं कि कब तक ज्वाइनिंग हो जाएगी। मेरे ओपिनियन में जो ज्वाइनिंग का फेज है ये 6 से 8 महीने का करीब करीब होता है। आपको शायद साल के आखिरी तक
इस साल के आखिरी तक ज्वाइनिंग मिल जाएगी डिपार्टमेंट के अंदर। फिजिकल जो भी होना होगा आपका, वो उसके बाद जो भी रहता है आपका, ऑलमोस्ट बाय द एंड ऑफ द ईयर आपको ज्वाइनिंग मिल जाएगा। इतना ही प्रोसेस रहता है। मैं भी जब असिस्टेंट ड्रग इंस्पेक्टर का एग्जाम निकाला था और जब ज्वाइनिंग का फेज रहा था वो 6 से 7 महीने का ही था और उस बीच में ज्वाइनिंग हो गई थी। तो आप निश्चिंत रहिए, एग्जाम निकल गया बल्ले बल्ले। तो अब हम आगे बढ़ेंगे। सूर्य प्रशांत जी का कमेंट है, वो बोलते हैं सर, आई फॉरगेट टू आस्क अबाउट यूपीएससी इंटरव्यू, इट इज लाइक पर्सनैलिटी टेस्ट लाइक सिविल सर्विसेज और दे आस्क अबाउट टेक्निकल फार्मा रिलेटेड सब्जेक्ट, इज दे आस्क रिगार्डिंग पी फार्मास्यूटिकल एनालिसिस केमिस्ट्री ऑल? सॉरी सर, it's very important for us. Definitely it's very important for you as well and I am understood very well. Personality traits play a vital role. मैंने इंटरव्यू के लिए जैसे आपको बताया कि पर्सनैलिटी ट्रेट इज वेरी इंपॉर्टेंट। मेरे रिटर्न में एग्जाम में मार्क्स अच्छे नहीं थे। आई एम फ्रेंकली सिंह, जो ये एग्जाम हुआ था मेरे रिटर्न में मार्क्स अच्छे नहीं थे जस्ट बिकॉज ऑफ व्हाट सम मेडिकल कंडीशन इन माय फैमिली। और मैं एग्जाम जो था ड्रग्स इंस्पेक्टर का 1 घंटे में दे के बाहर निकल गया था। वो 3 घंटे का एग्जाम मैंने 1 घंटे में दे दिया था और मैं बाहर निकल गया था जस्ट बिकॉज ऑफ सर्टेन रीजंस। तो मेरे मार्क्स वहाँ अच्छे नहीं थे। आई वॉज जस्ट क्वालिफाइड ऑन अ बॉर्डर लाइन, ठीक है, बस एनी हाउ मैं निकल गया एग्जाम में। लेकिन माई इंटरव्यू वेंट सो वेल बिकॉज इफ यू विल होल्ड सम सॉर्ट ऑफ कॉन्फिडेंस एंड योर बॉडी लैंग्वेज इज गुड एंड यू विल एबल टू फुलफिल द नीड ऑफ द इंटरव्यूअर, आप उसकी नीड को पूरा कर सकते हो। और कभी वहां पर आपको फेक नहीं बन के दिखाना है कि आप जो हो आपको वही दिखाना है। ऐसा ना हो कि आप वहां पर ओवर स्मार्ट बन के दिखाओ, ऐसा ना हो आपको कुछ चीजें आती नहीं है लेकिन आप वहां ओवर एक्सप्रेस कर रहे हो। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आता है स्ट्रेट अवे आंसर, नहीं आता है तो सीधे बोल दो सर नहीं आता। पर्सनैलिटी मैटर्स अलॉट, ऐसा नहीं है। और ज़्यादा ओवरवेलमिंग नहीं होना चाहिए वहाँ पर, चीज़ों को नेचुरल रहना है आपको वहाँ पर। जैसे आप वहाँ पर फोटो, मैंने आपको इंटरव्यू के रिगार्डिंग मैंने एक वीडियो में डाला हुआ है, पढ़ लीजिए, आप वीडियो को देखिएगा, उसमें मैंने दिया हुआ है कि जब आप वहाँ पर एप्लीकेशन में फॉर्म में अपना फोटो डालते हैं पासपोर्ट साइज, तो वो उस चीज़ का आप ध्यान रखना कि वहाँ फोटो जो आपने डाला हुआ है वो आपकी प्रेजेंट कंडीशन से मैच होनी चाहिए। ऐसा ना हो वहाँ एकदम आप क्लीन शेव हो फोटो के अंदर, वहाँ आप दाढ़ी बढ़ा के चले गए, वो नहीं करना है। अगर आपकी फोटो में हल्की दाढ़ी है आप जाओ भी तो नॉर्मल दाढ़ी में, ताकि लगे कि हाँ आप इंटरव्यू के लिए स्पेशली बहुत ही ज़्यादा तैयार होकर नहीं आए हो। ऐसा कुछ नहीं दिखना चाहिए। नॉर्मल जैसे आप फोटो में दिखते हो वैसे ही आपको रियलिस्टिक दिखना चाहिए। पर्सनैलिटी ट्रेट्स बहुत ज़रूरी होते हैं, वो रहना बहुत ज़रूरी है। अच्छी बात है, उन चीज़ों के ऊपर आप वर्क कीजिए, बॉडी लैंग्वेज के ऊपर आप काम कीजिए और आपको सिचुएशन हैंडल करना आना चाहिए। और ऐसा नहीं है वो सिर्फ आपसे टेक्निकल पूछेंगे, वहाँ पे काफ़ी सारे पैनल में लोग होते हैं, आईएएस ऑफिसर्स भी होते हैं, वो आपसे ज़रूरी नहीं है टेक्निकल पार्ट पूछेंगे। उनको फार्मास्यूटिकल एनालिसिस, फार्मास्यूटिक्स, फार्माकोलॉजी से कोई लेना देना नहीं है। दे कैन आस्क यू क्वेश्चंस अबाउट जीएस, दे कैन आस्क यू क्वेश्चन अबाउट करंट अफेयर्स एज वेल। तो आपको उसी हिसाब से प्रिपेयर होकर जाना है। करंट अफेयर्स, जीएस, ये सब पढ़ना होता है इंटरव्यू के टाइम पर। सारी चीज़ों की थॉरो नॉलेज होनी चाहिए, बेसिक अपर लेवल से, क्योंकि आप करंट अफेयर्स पढ़ सकते हैं कि इंटरनेशनल अफेयर्स में क्या चल रहा है, कंट्री में प्रेजेंट की सिचुएशन में क्या चल रहा है, पॉलिटिक्स में क्या चल रहा है, ये सब चीज़ों की बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। वहाँ पर क्वेश्चन कहीं भी, वहाँ पर क्वेश्चन कुछ भी पूछा जा सकता है, तो यू हैव टू प्रिपेयर फॉर दैट। और टेक्निकल पार्ट, जो टेक्निकल लोग बैठे होते हैं, दे आस्क यू टेक्निकल क्वेश्चंस, तो उसके रिकॉर्डिंग आपको आंसर देना आना चाहिए। तो आपका जो पार्ट स्ट्रांग हो उनको आप स्ट्रेट अवे बोल देना। वो पूछ लेते हैं कि आप किस के लिए कंफर्टेबल हैं एग्जाम आंसर देने के लिए, तो वो काफ़ी बार पूछ लेते हैं। दे आस्क यू दिस कि हाँ आप किस पार्ट से आप आंसर देने के लिए अच्छे हैं, आपका कौन सा पार्ट अच्छा है। तो जो आपका स्ट्रांग हो आप वही आप वहाँ जवाब दीजिएगा, ताकि क्वेश्चंस उसमें से निकल गए हैं तो आप उनका जवाब इफेक्टिवली दे पाओ। तो अब अगले कमेंट पर आते हैं। श्रीनिवास जी कहते हैं When will conduct UPSC ड्रग्स इंस्पेक्टर एग्जाम 1922? I didn't get the detail, please help me। जैसा कि मैंने बताया, दिल्ली का जो ड्रग्स इंस्पेक्टर एग्जाम है हर वीडियो में मैं बोलता हूं, अभी कोई उसका डेट नहीं आया है। यूपीएससी से कोई नॉलेज नहीं है, दिल्ली ड्रग कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेशन से भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। जैसे ही इन्फॉर्मेशन आएगी आई विल शेयर इट। एग्जाम का जो भी डेट आएगा मैं बताऊंगा आपको इस बारे में, और कोई भी अपडेट रहेगी मैं डेफिनेटली आपको इन्फॉर्म करूंगा। अभी कोई अपडेट नहीं है, कब आएगा अपनी पढ़ाई पर ध्यान दीजिए और अपने नॉर्मल लाइफ जैसे आप जी रहे हैं वैसे जीजिए और अपने पढ़ाई को फोकस करते रहिए। जैसे एग्जाम का डेट आएगा यू विल बी रेडी फॉर इट। जो टाइम मिल रहा है उसको यूज कर लीजिए, बाद में नहीं मिलेगा ये टाइम। बिहार का लेकिन डेट आ चुका है, जो बिहार ड्रग का जो एग्जाम है वो जुलाई 2023 में हो जाएगा। वो जो नोटिस आया उसमें डेट का भी लिखा हुआ है, तो जुलाई में 2023 में एग्जाम हो जाएगा। तो अगले कमेंट पर आएंगे बालाजी घुले, सर डीआई के लिए एक्सपीरियंस लगता है, वो एक्सपीरियंस किस किस में होना चाहिए? जैसा कि मैंने ये सब कमेंट्स का जवाब पहले ही दे चुका है। ये सारे कमेंट्स ऑलमोस्ट कवर्ड हो चुके हैं। जो कवर कर चुका हूं मैं उनके लिए वीडियोस चैनल की प्लेलिस्ट में पहले से ही हैं, आप जाके वीडियोस देखिए, आपको सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। सेंट्रल ये प्रवीण जी कहते हैं सर सेंट्रल ड्रग इंस्पेक्टर 200 पोस्ट व्हेन विल कमिंग? 200 पोस्ट नहीं है, मैंने इसके रिगार्डिंग भी वीडियो अपलोड किया है। ऐसे तो हमारे डिपार्टमेंट के अंदर काफ़ी सारे पोस्ट हैं जो मतलब वॉल्यूम वाइज बने हुए हैं, लेकिन अनलेस जब मिनिस्ट्री उसे अप्रूव नहीं करती है तो वो
यूपीएससी पब्लिश नहीं कर सकती है। तो यूपीएससी के लिए जो पब्लिश के लिए पोस्ट आनी है, मैंने एक वीडियो डाला था जिसके अंदर मैंने बताया था कि इनकमिंग अपकमिंग डेज ड्रग्स इंस्पेक्टर की कितनी वैकेंसी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने अप्रूव की हैं और एसएससी के थ्रू एसएससी को देने के लिए असिस्टेंट ड्रग इंस्पेक्टर की कितनी पोस्ट अप्रूव की हैं। वो वीडियो आप देख लीजिएगा, उसमें आपको पता लग जाएगा। मैं एक्चुअल फिगर्स भूल गया हूँ कि दोनों जॉब के लिए कितने कितने जो पोस्ट हैं वो मिनिस्ट्री ने अप्रूव किए हैं। तो आप वो जाके देखेंगे तो आपको ये डाउट क्लियर हो जाएगा। वीडियो सारे हैं, आप चैनल को थोड़ा जब फ्री टाइम रहा करें ना, जो प्लेलिस्ट है उसको थोड़ा खुरेचा करो, खुरोचोगे तो आपको काफ़ी सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। आप एक वीडियो देख के आप इतने सवाल पूछ लेते हो ना, दैट विल मेक मी ट्रबलसम। मुझे ही नहीं पता होता, मुझे लगता है ये सारे जवाब मैं दे चुका हूँ, ये सारे मेरे चैनल के ऊपर वीडियोस पड़े हुए हैं इसके अंदर। सर आई एम अ डॉक्टर ऑफ फार्मेसी इंटर्न फ्रॉम महाराष्ट्र, अनामिका जी बोल रहे हैं। सर आई वांट टू प्रिपेयर फॉर डीआई 2024, सर वेदर देयर विल बी वैकेंसी फॉर डीआई, प्लीज गाइड मी सर दैट। तो अनामिका जी 2024 में डेफिनेटली वैकेंसी आएगी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से सेंट्रल ड्रग्स इंस्पेक्टर के लिए। आप तैयारी कीजिए, एक्सपीरियंस रखिएगा। मुझे नहीं पता एक्सपीरियंस हटेगा नहीं हटेगा, चांसेस हैं कि एक्सपीरियंस हट जाए ना हटे, वो आप जब आएगा एडवर्टाइजमेंट वो आपको पता लग ही जाएगा। लेकिन आप तैयारी अच्छे से करते रहिए, बेशक करिए, और एक्सपीरियंस ना भी हो उसके लिए तब भी आप तैयारी कीजिए और एग्जाम भी आप दीजिएगा। क्योंकि ऐसा कुछ नहीं है कि यहाँ आपके पास एक्सपीरियंस नहीं होगा तो आप एप्लीकेशन जमा नहीं कर पाओगे, जैसे बिहार के केस में। यहाँ आपका एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगा सेंटर में, अगर आपके पास एक्सपीरियंस है या नहीं है। ये सारे लोगों को मैं बोल रहा हूँ, अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसी आती है और आपके पास एक्सपीरियंस नहीं भी होता और वहाँ एक्सपीरियंस बोला हुआ है कि आपको जमा करना है, हो ना हो आप जमा कर देना एप्लीकेशन फॉर्म, वहाँ ऑप्शन रहेगा आपके पास फॉर्म जमा करने का, ठीक है ना। और वैकेंसी आने वाली है। सर कैन आई प्रिपेयर फॉर डीआई फ्रॉम डी फार्म, ये मेडिको बॉय हैं, दीप्ति जी हैं, नाम आगे लिखा है कि हम डीआई की प्रिपरेशन डी फार्म से कर सकते हैं क्या। अब मैं इस बारे में बहुत स्पेकुलर हूँ कि मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप तैयारी कर पाओ ना कर पाओ। ड्रग्स इंस्पेक्टर का जो सिलेबस है दैट इज होलसम ऑफ 4 years ऑफ फार्मेसी। आप डी फार्म में 2 साल में ऑलमोस्ट बी फार्म का वो पार्ट पेरिफेरली पढ़ते हैं और वो 2 साल में कवर कर लेते हैं। मुझे नहीं पता वो डी फार्म किस डेप्थ तक पढ़ने वाले हो, क्योंकि लोग वहाँ पढ़ते नहीं है इतना। डी फार्म में लोग बुक्स पढ़ते हैं इतनी इतनी सी, मुर्गेश टाइप की बुक पढ़ते हैं। क्योंकि जब मैं डी फार्म में था, मैं फार्माकोलॉजी केडी त्रिपाठी उससे पढ़ता था, ह्यूमन एनाटॉमी रॉसन विल्सन से, ये सब मैं डी फार्म से ही पढ़ता आ रहा हूँ, डिप्लोमा से ही मैंने डिप्लोमा किया हुआ है। तो मैं डिप्लोमा में ये सारी किताबें पढ़ा करता था। लेकिन मेरे साथ के डिप्लोमा के जो बच्चे थे वो लोकल बुक्स पढ़ा करते थे, मुर्गेश और ये, और जो कई सारे बच्चे थे जो साथ में मेरे साथ रेफरेंस बुक पढ़ा करते थे। मैं एक्चुअली उन्हीं के कंपनी में पढ़ लिया। काफ़ी सारे मेरे रूममेट्स थे, वो बहुत अच्छे थे, उन्होंने मुझे बहुत हेल्प करी और उनके साथ पढ़ने की वजह से शायद मेरा दिमाग इतना मैच्योर हो गया। मैं इतना पढ़ाकू टाइप था नहीं, नॉर्मल था। लेकिन हाँ, कंपनी प्लेज अ वाइटल रोल। कंपनी ठीक थी, रूम में बैठते थे, सारे रेफरेंस बुक से पढ़ा करते थे, तो दैट काउंट। एंड वो सारी चीज़ें मेरे लिए बहुत बेनिफिशियल हुई और बहुत ही ज़्यादा उन्होंने मुझे हेल्प किया लाइफ में। तो अगर आप रेफरेंस बुक से पढ़ते हैं तो डेफिनेटली आप शुरू से आप तैयारी कर सकते हैं। दैट सिलेबस यू कैन कीप, और आपके डिप्लोमा के बेसिस पर आपको जितना सिलेबस आपका पॉइंट कवर करता है आप उसको उसी हिसाब से तैयार करना शुरू कर दीजिए। इससे तो अच्छी कोई बात ही नहीं हो सकती। अर्ली यू स्टार्ट बेस्ट, जितना जल्दी आप शुरू कर देंगे तैयारी करना उतना ही आपके लिए अच्छा है। बहुत अच्छा है ये कमेंट, क्वेश्चन नहीं है, इट्स काइंड ऑफ फनी थिंग। सर यूपीएससी डीआई का एप्लीकेशन फॉर्म फिल हुआ था अक्टूबर में लास्ट ईयर, वो वाला एग्ज़ाम का क्या हुआ? मैंने बता दिया है। सताक्षी शर्मा जी, एग्ज़ाम का डेट जब भी आएगा दिल्ली वाले का मैं बता दूंगा, अभी कोई डेट नहीं है और ना कोई अपडेट है इस बारे में। सेंटर की वैकेंसी आने वाली है अलका जी, लेकिन 2024 में आएगी, जैसा मैं बता चुका हूँ पहले। और कंचन जी पूछती हैं सर आर यू मैरिड? यस, मैं हैप्पीली मैरिड हूँ और मेरी वाइफ है और काफ़ी अच्छा कर रही है वो अपनी लाइफ में, और मुझसे ज़्यादा अच्छा कर रही है एक्चुअली, मैं कुछ नहीं कर रहा। और सर मैं 12th में हूँ अभी, मार्च में फाइनल दूंगा, कब डीआई की प्रिपरेशन चालू करूँ या कोई ऑनलाइन कोर्स कर सकता हूँ, प्लीज़ बोलिए। आप 12th स्टैंडर्ड में हो, आप अपना फ्यूचर के लिए थोड़ा सोचिए। ऐसा नहीं है कि आपके पास ड्रग्स इंस्पेक्टर ही करना है, आपके लिए मैंडेटरी है। देखो, अगर आप मैंने एक वीडियो डाला था कि अगर आप मुझसे पूछेंगे कि फार्मेसी करना अच्छा है या नॉर्मल बीएससी करना अच्छा है या बीटेक करना अच्छा है, मैंने उस वीडियो को आप थोड़ा मेरे देखिएगा, मैंने काफ़ी चीज़ें क्लियरली स्पेसिफाई की हैं। क्योंकि गवर्नमेंट जॉब्स जो होती है ना फार्मेसी के सेक्टर में थोड़ा कम है, इंजीनियरिंग करेंगे कंपैरेटिवली बहुत ज़्यादा है, और बीएससी करेंगे आपके लिए तो वाइड चेन ओपन हो जाती है करने की। तो अगर मुझसे ये पूछे कि 12th के बाद मुझे क्या करना चाहिए, देखो अगर आपको टेक्निकल कोर्स के पीछे नहीं भागना है तो मेरी रिकमेंडेशन आपको यही है, 12th करने के बाद आप बीएससी कीजिए, और आपके पास रिसोर्सेज हैं और आपके पास स्किल है तो आप सिविल सर्विसेज की तैयारी कीजिए। मेरे को फैमिली ने नहीं इस चीज़ के लिए गाइड किया था, ऑल्दो मेरे फादर पुलिस में अच्छी रैंक पर ऑफिसर थे, पर मुझे इस चीज़ की कभी गाइडेंस नहीं मिली। मुझे मेरे फादर ने शुरू से यही सिखाया था कि आपको डॉक्टर बनना है, और मेरे
एम्बिशंस बहुत बड़े हैं। मैं एक डॉक्टर बन के क्लिनिक नहीं खोल सकता था ना, मैं एक सरकारी डॉक्टर बनना चाहता था, तो मेरे एम्बिशंस कुछ अलग थे, तो मैं इसलिए डॉक्टर नहीं बना। मेरी 14th रैंक थी CPMT में, मैं KGMC छोड़ के यहाँ आ गया। मैं बहुत ज़िद्दी किस्म का इंसान हूँ, तो मैं फिर MBBS नहीं किया, ये सब ना किया। लेकिन अगर कोई मुझसे ये पूछता है क्या करना है, तो आप 12th करने के बाद BSc कीजिए, सिविल सर्विसेज की आप तैयारी कीजिए, वहाँ आप निकल जाते हैं वेल एंड गुड। अपनी स्टेट PCS की तैयारी कीजिए, वहाँ आप निकल जाते हैं सो वेल एंड गुड। अगर आपको लगता है आपका पोटेंशियल इतना नहीं है कि आप ये सब जगहों को फाइट कर सकें, आप SSC की तैयारी कीजिए, SSC के लिए कोचिंग ले लीजिए आप, बहुत सारे अच्छे अच्छे कोचिंग हैं आपके। तो KD क्लासेस हो गया, और भी कई सारे कोचिंग्स हैं जो आपको SSC की कोचिंग देते हैं, वहाँ आप ज्वाइन कीजिए, क्लासेस ज्वाइन कीजिए, आप एग्जाम निकालिए। SSC के अंदर तो वास्ट नंबर ऑफ पोस्ट, आप काफ़ी कुछ अच्छा कर सकते हैं उसमें, तो आपको काफ़ी सारे ऑप्शंस मिलेंगे। तो इसके अलावा एक कमेंट और है, वो ये पूछते हैं कि उनकी स्कूलिंग जस्ट अभी अभी चल रही है, वो हुई है, वो B.Pharm करना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि वो साथ साथ बिजनेस करें। तो माय डियर फ्रेंड, अगर मैं आपको एक बात बता दूं, अगर पैसा कमाने की आपको वो लग गई, क्या कहते हैं उसे, तलब लग गई, इसे हिंदी में तलब बोलते हैं। अगर एक बार आपको पैसा कमाने की तलब लग गई, आप पढ़ाई नहीं कर पाएंगे। आप ड्रग्स इंस्पेक्टर तो छोड़ ही दीजिए, कभी पॉसिबल नहीं है आप बन पाएंगे। बिकॉज एक बार पैसा कमाने की जो तलब होती है ना, वो इंसान को लग जाती है, फिर वो पढ़ नहीं सकता, क्योंकि इट्स सॉर्ट ऑफ अ छोटा लालच। अगर कोई पैसा कमाने लगे और अच्छा पैसा कमाने लगे, बिजनेस काइंड ऑफ थिंग, क्योंकि उसके फादर बोल रहे हैं कि मैं आप बिजनेस कर लो, तो अगर आपके फादर इस चीज़ के लिए आपको बोल रहे हैं कि बिजनेस कर लीजिए, तो मुझे नहीं लगता फिर आप पढ़ पाएंगे और ड्रग्स इंस्पेक्टर से रिलेटेड आप कुछ कर पाएंगे। बिकॉज जो जर्नी है, वो कहते हैं ना कि मंजिल नहीं मैटर करती, जो जर्नी है वो मैटर करती है, वो ही होती है जो आपको आगे बढ़ना सिखाती है। तो अगर आप पैसा कमाने लग गए, आपके पास फाइनेंशियली यू विल बी गुड, और आप ज़िंदगी अच्छे से जी सकेंगे, आप सेल्फ सफिशिएंट हो जाएंगे, तो मुझे नहीं लगता फिर आप पढ़ भी पाएंगे। कोई नहीं पढ़ पाता, लेकिन वो लोग जिनके पास फाइनेंशियल क्राइसिस होता है, वो पैसा कमाते हैं अपनी इस कॉलेज की फीस भरने के लिए, वो पैसा कमाते हैं अपने कोचिंग की फीस भरने के लिए, वो पैसा कमाते हैं अपना खाना खाने के लिए, वो पैसा कमाते हैं अपनी दिन की ज़रूरतें पूरी करने के लिए। वो काम करना आपके लिए डेफिनेटली अच्छा है, लेकिन वो बिजनेस नहीं करते हैं, वो जॉब करते हैं या एनी हाउ उस चीज़ को मैनेज करते हैं कि जो उनकी फाइनेंशियल नीड्स हैं डे टू डे या दिनचर्या की जो भी चीज़ें हैं, वो उनको पूरा करने के लिए पैसा कमाते हैं। और इस तरह के लोग अपने ज़िंदगी में आगे बढ़ना जानते हैं, क्योंकि उनके पास आगे कोई ऑप्शन नहीं होता। उनको पता है कि हमारे साथ जो सिचुएशन है दैट इज़ डू और डाई सिचुएशन, तो ऐसी सिचुएशन में आप वो कर गुजरते हैं। तो इस तरीके का अगर आप रखेंगे कि आप पढ़ाई के साथ साथ अगर बिजनेस करेंगे, तो मुझे नहीं लगता इस चीज़ में कोई स्कोप है। लेकिन अगर आपको बिजनेस करना है फार्मेसी से रिलेटेड, तो आप नॉर्मल D.Pharm भी कर सकते हैं, और उसके लिए आपको पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है। अगर आपके फादर आपको बिजनेस कराना चाहते हैं, आप कोई भी कोर्स कर लीजिए, फार्मेसी का आप होलसेल का बिजनेस कर सकते हैं, किसी का लाइसेंस आप वहाँ पर रख सकते हैं, उसको अपने यहाँ जॉब पर रख लीजिए, उसके लाइसेंस के बेसिस पर आप फार्मा का अच्छा खासा बिजनेस कर सकते हैं। इफ़ योर पेरेंट्स आर दैट मच गुड और वो आपके को इतना सपोर्ट कर सकते हैं, तो हाँ आप बिजनेस करिए। उसके लिए ऐसा पढ़ाई करने की भी जरूरत नहीं है, नॉर्मल ग्रेजुएशन भी आप कर सकते हैं, किसी का लाइसेंस आप रख सकते हैं और उसको वहाँ अपनी जॉब पर रखिए। ही विल बी द फार्मासिस्ट, ही विल बी द रिस्पॉन्सिबल पर्सन फॉर योर बिजनेस। बाकी आप ही होंगे मालिक, आप उसको मैनेज कीजिए। आप होलसेल रिटेल जो आप करना चाहते हैं, बड़े से बड़ा काम आप कर सकते हैं, इट्स नॉट अ बिग डील, और डेफिनेटली आप कर सकते हैं। बहुत अच्छा काम है और बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटीज़ हैं इसके अंदर, आप कर सकते हैं डेफिनेटली। तो आप इसके अकॉर्डिंग आप सजेस्ट अपना डिसाइड कर सकते हैं कि ज़िंदगी में आपको क्या करना है। तो क्वेश्चन आंसर का सिलसिला मैं सोचता हूं अब यहां खत्म कर दूं, वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। एंड में जाते जाते मैं आपसे फिर वापस से रिक्वेस्ट करूंगा, वीडियो को प्लीज पूरा देखिए। जॉब गाइडेंस प्लेलिस्ट के अंदर आप जाइए, कुरेदिए, बहुत सारा माल मिलेगा उसके अंदर, काफी सारी हेल्पफुल इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। इसके अलावा आपके कोई भी डाउट्स हैं वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए, पर प्लीज रिपीटेड डाउट्स मत डालिएगा, इट्स मेक्स मी ट्रबलसम। वीडियो के प्लेलिस्ट में जाइए, वीडियो को प्लीज पूरा देखिए और प्लीज लाइक कर दिया कीजिए वीडियो को। मैंने देखा लास्ट वीडियो इतने सारे लोगों ने देख लिया, इतने सारे कमेंट्स भी मेरे पास आ जाते हैं, पर मेरा वीडियो कोई नहीं लाइक करता। मुझे लाइक नहीं चाहिए, ये यूट्यूब की एल्गोरिदम को लाइक चाहिए, प्लीज इसको कर दिया कीजिए। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता इन चीज़ों से। लाइक आ जाने से ऐसा नहीं है कि मेरे पर्सनैलिटी ट्रेट में कुछ ज़्यादा कुछ वो हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो बट लोगों तक वो चीज़ पहुंच जाएगी, दैट विल बी वेरी गुड एंड दैट विल बी हेल्पफुल फॉर सर्टेन पीपल्स जिसको इन्फॉर्मेशन चाहिए। या आप वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करने के लिए मैं कभी नहीं कहता। वीडियो आता है आप अच्छा आराम से देखिए, लोगों के साथ शेयर कीजिए, बस मेरा यही पर्पज़ है यहाँ रहने का। आपके साथ दो बात हो जाती हैं और आपको मैं कुछ अच्छा बता देता हूँ, दैट विल बी सो गुड। और इसके अलावा मुझे लगता नहीं है कुछ है।
और कुछ रहेगा तो हम अगली वीडियो में बात करेंगे। वीडियो के नीचे आप कमेंट कीजिएगा, डेफिनेटली मैं बताऊँगा। तो इस वीडियो को अब हम यहाँ ख़त्म करते हैं, मिलते हैं हम अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे, जय हिंद।